गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का 5वां लेक्चर। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक के 04 पार्ट में आप लोगों को कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया। कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने 04 लेक्चर में बताया था। अब जो 05 लेक्चर है, 05 लेक्चर में जो कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों ने लाइन चार्ज डेंसिटी पढ़ा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा, इसके साथ साथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ा। अब लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। मीन्स एक 7-8 मिनट की टॉपिक है, उसको हम लोग क्लोज करेंगे पहले कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसके जस्ट बाद हम लोग फ्लक्स के उस लेक्चर पे वापस जाएंगे और वहाँ पे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो लॉ है गॉस लॉ। दिस लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ एंड टॉपिक ऑफ द क्लास 12th। क्लास 12th की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 05। मैं हूं आपके साथ दीपक कुशवाहा, और बहुत ही खूबसूरत चैनल ट्यूशन 24 में आप लोगों का स्वागत है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक 05 में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, वो हेडिंग पहली जो होगी हम लोगों की, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये 5 टर्म क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि जब भी मैंने लिखा है तब भी हमेशा आप लोगों को क्लियर किया है। ये 5 का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यह टॉपिक मुश्किल से 5 से 7 मिनट की टॉपिक है, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अब थोड़ी सी चीजें मैं पिछले लेक्चर की आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों को 3 टर्म बताए गए थे। क्लियर? तो उस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं। वी नो लैम्डा, लैम्डा आप लोगों को बताया था, ये था क्या, लाइन चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज जस्ट इक्वल टू dq अपॉन dl। ये चीजें आप लोगों को क्लियर की जा चुकी। और यहां से एक टर्म मिला था आप लोगों को, dq इक्वल टू लैम्डा डॉट dl। ये टर्म आप लोगों को याद है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा था सिग्मा। सिग्मा की अगर बात करें तो सिग्मा का टर्म क्या था, dq अपॉन ds, और यहां से भी आपको dq मिला था सिग्मा डॉट ds। और जब ये चीजें कैलकुलेट की जा रही थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लैम्डा, सिग्मा और रो का टर्म आएगा, इसको हम नेक्स्ट आने वाली टॉपिक में यूज करेंगे। सॉरी, दिस इज g। ओके, तो अब देखिए, यहां आपको मिल गया dq का टर्म, यहां भी मिल रहा है dq का टर्म, यहां मिल रहा है dq का टर्म। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कितनी मिल रही है। सपोज कर लेते हैं कि एक लाइन है, एक लेंथ है, जिसपे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो Q अमाउंट का चार्ज बटा हुआ है। इसका हमने क्या किया है, एक एलिमेंट्री पोर्शन इसका कट कर लिया। जब Q अमाउंट का चार्ज इस L लेंथ के लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इतने ये जो एलिमेंट्री सेक्शन होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये जनरली dl लेंथ का होगा,
ठीक है, और जो चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डी क्यू होगा। क्लियर। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन के सेंटर से हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं कि एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, एंड इस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स दिस पॉइंट पी इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां हम लोग को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, E=1/4πε0Q/r²। ठीक है, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। बस एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो dq अमाउंट का चार्ज है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो बी इन डेल्टा फॉर्मेट, वो हमेशा डीई के फॉर्म में होगा या डेल्टा ई के फॉर्म में होगा। तो अब देखिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, सिंस E = 1/4πε0Q/r²। तो इस केस के लिए डेल्टा E = आपको क्या मिल जाएगा, 1/4πε0dQ/r²। मिल जाएगा। ये डीई लिख सकते हैं या डेल्टा ई लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे, dq की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि लाइन चार्ज की वजह से ले रहे हैं तो dq की वैल्यू यहां से लेंगे। dq की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे हमको e की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 λ.dl/r², और यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी लाइन चार्ज की वजह से। ठीक है। अब देखिए सरफेस चार्ज की वजह से हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी सरफेस है, सपोज कर लेते हैं ये एक सरफेस है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया S है, इसका एक एलिमेंट्री सेक्शन एरिया जिसकी सरफेस एरिया ds हो गई, इस पे कंप्लीट पे Q का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट है, तो इतने पे कितना होगा, dQ का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन से हम कुछ r डिस्टेंस पे P पॉइंट लेते हैं, जहां पे P पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर। फॉर्मूला वही यूज होगा, E=1/4πε0Q/r²। अब उस फॉर्मूले के यूज करेंगे अगर, तो यहाँ पे जो डेल्टा E का टर्म आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1/4πε0σ.ds/r²। यहाँ पे आपको टर्म मिल जाएगा डेल्टा E = 1/4πε0σ.ds/r²। क्लियर। अब जब हमें कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, कैलकुलस का यूज करेंगे और जनरल इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ कंप्लीट एरिया मिल जाएगी, यहाँ कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी। देखिए अब उसी तरह सेम तरीके से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, इस पे क्यू का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट है पूरा चार्ज, तो इसका क्या करेंगे हम, इसका भी एक एलिमेंट्री सेक्शन लेंगे। एलिमेंट्री सेक्शन सपोज कर लेते हैं कि हम ये इसको कट कर लिए। अब इससे आर पोजीशन पर हम पी पॉइंट ले रहे हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब जब इस चीज को हम देख रहे होंगे तो उसी तरीके से सेम फॉर्मूला, वैसे ही फॉर्मूला आपको डेवलप होगा, और उस फॉर्मूला को हम जस्ट ऊपर लिखते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए आपको क्या मिल जा रहा होगा, डेल्टा E = मिल जाता होगा 1/4πε0 ρ.dV/r²। तो यहां से लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला जनरेट होगा, जो जनरली न्यूमेरिकल पर्पस में आप लोग यूज करोगे। अब पूछा जाए यहाँ पे R क्या है, तो R एलिमेंट्री पोर्शन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁹। ठीक है, उसको यूज किया जाएगा और इस पोर्शन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, नाउ इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड गॉस लॉ। गॉस लॉ की तरफ हम लोग मूव करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस चीज को समझना हम लोगों के लिए काफी जरूरी है।
बच्चों जो भी लेक्चर्स आप लोगों को मिलते जा रहे हैं उस चीज़ को आप लोग रिवाइज करते जाइए, उसके बेस पे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए। अगर कोई भी डाउट हो रही है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी दिया गया है एंड व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, उस पर अपने डाउट को आप सेंड कर सकते हैं और उस पर क्वेरी कर सकते हैं। आपको उस पर जल्द से जल्द रिस्पॉन्स किया जाएगा और आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब देखिए जो टॉपिक हम लोग की आ रही है वो क्या है, गॉस लॉ। बड़ा अजीब अजीब नाम रखा गया है, गॉस, गुलाम, थोड़ा सा सिंपल नाम रखा तो मज़ा आता ना। लेकिन क्या किया जाए बच्चों, इन्हीं लोगों के साथ हम लोगों को पढ़ाई करनी है। आइए देखते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ जो टॉपिक है वो जो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक का ही अगला सीक्वेंस है। मीन्स गॉस लॉ में हम लोग करेंगे क्या कि कितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, कोई भी क्लोज डायग्राम हो, उस क्लोज डायग्राम का बहुत ही इजी और कन्वीनियंट तरीके से उससे जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट करेंगे। मीन्स गॉस लॉ करता क्या है, गॉस लॉ प्रोवाइड a very easy and convenient way to calculate electric flux throughout any closed diagram, no matter that closed diagram of what shape and size। वो किस शेप और साइज के हैं इस पर कोई मैटर नहीं करता, वो किसी भी क्लोज डायग्राम, कॉम्प्लेक्स डायग्राम के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल रहा होगा उसको कैलकुलेट करने में एक इजी और कन्वीनियंट पाथ प्रोवाइड करेगा। मीन्स फर्स्ट पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, गॉस लॉ प्रोवाइड ए वेरी easy way to calculate phi। फाई की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface, yes, provide a very easy way to calculate phi through any closed surface। किसी भी कॉम्प्लेक्स क्लोज सरफेस से का अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हुआ तो गॉस लॉ हमें क्या करता है, एक बहुत ही इजी वे प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये क्लोज सरफेस जो है बच्चे, क्लोज सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जनरली क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्लोज सरफेस जो है वो किसी न किसी चार्ज को इंक्लोज किए होगा। मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होंगे, वो कहीं ना कहीं प्लेस किए गए होंगे और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही होंगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होगा एंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैड टू कैलकुलेट थ्रू आउट दिस गॉस लॉ। क्लियर? देखिए अब गॉस लॉ की स्टेटमेंट की बात करते हैं। गॉस लॉ एक्चुअल में क्या बताता है, तो इस चीज को ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, total electric flux of any closed surface is, total electric flux of any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge
enclosed by that surface। अब इस स्टेटमेंट को देखो, ये स्टेटमेंट गॉस लॉ है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज enclosed by that surface। मीन्स किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस सरफेस के द्वारा जो चार्ज इंक्लोज किया गया होगा उस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन बात ये आती है बच्चों कि क्या ये जो स्टेटमेंट है, ये जो 1/ε0 टाइम्स की क्वांटिटी है, या जो ये पूरी कहानी जो है, क्या गॉस के सपने में आई थी? उन्होंने ये चीज़ बता दिया, सुबह सुबह उठे और कहा कि ऐसा है कि जो पूरी फ्लक्स हमें मिल रही है वो 1/ε0 टाइम्स होगी, आप लोग मान लो। ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। मीन्स किसी भी लॉ को देने से पहले कुछ ना कुछ आपके इलस्ट्रेशंस हुए होंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे, उसके बेस पे लॉ को दिया गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रॉम वेयर दिस स्टेटमेंट अराइज। वो किस स्टेटमेंट, कहां से ये स्टेटमेंट अराइज हुआ जिसको गॉस ने हमारे सामने एक लॉ बना के दे दिया। ठीक है, और वो चीज समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। अगर वो चीज हम समझ जाते हैं तो गॉस लॉ पूरी तरह से कंप्लीटली हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आइए उस चीज को देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। उसको देखने के जस्ट बाद हम लोग गॉस लॉ को पर्टिकुलर डिफाइन करेंगे और कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। अब देखिए, एक मैं इलस्ट्रेशंस ले रहा हूं। इलस्ट्रेशंस जनरली मान लीजिए कि एक एग्जांपल्स टाइप में ले रहा हूं, और इस इलस्ट्रेशन में हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे एक क्लोज्ड स्फीयर से, और क्लोज्ड स्फीयर ऐसा होगा कि जिसके सेंटर पे एक क्यू अमाउंट का चार्ज रखा गया होगा। ठीक है, मीन्स इलस्ट्रेशंस में देखिए हम करने क्या वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स through closed sphere containing charge at center, charge Q at center। इस चीज को आप ध्यान दें। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं क्लोज स्फीयर के थ्रू, जो जिसके सेंटर पे क्या है, क्यू अमाउंट का चार्ज। अब यहां पे देखो, ठीक है, डायग्राम देखिए। बिना डायग्राम का इलेक्ट्रोस्टैटिक तो समझिए कि क्लियर ही नहीं हो सकती। ये एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे एक क्यू अमाउंट का चार्ज रखा गया है। ये जो स्फीयर है इसकी एरिया एस है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है आपको, तो आपको मालूम है कि एरिया वेक्टर चाहिए, एरिया वेक्टर के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फाई अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है, तो इसके एक एलिमेंट्री सेक्शन को अगर हम ले लेते हैं, सपोज कर लिया गया कि यहाँ पे एक एलिमेंट्री पार्ट कट कर लिया गया, एलिमेंट्री पार्ट कट कर लिए। अब जो एलिमेंट्री पार्ट कट किए, यहां से अब सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस जनरली क्या होगी, आर होगी, रेडियस है स्फीयर का। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन लें तो ई की डायरेक्शन इधर मिलेगी। ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लें तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन हमें यही मिलेगी, एंड कैप। क्लियर? मीन्स आप देख रहे हो कि एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल जो है वो थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, वी नो, हम लोग पढ़ चुके हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस।
अब देखो डी फाई ई की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप जानते हो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर क्लियर हो रहा है डॉट ds क्लियर। अब यहां से अगर फाई की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो फाई जनरली आपको क्या मिल जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर s। अब ds के ओवर इंटीग्रेशन किया जा रहा है बट एरिया ऑफ स्फीयर की अगर बात करें तो एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, कितना है बच्चों 4πr²। अब 4πr² की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे ही पुट करते हैं फाई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r² इंटू 4πr²। अब 4πr² से आप देख रहे हो 4πr² कट गया और फाई इक्वल टू आपको मिल गया Q अपॉन ε0 एंड दिस रिजल्ट इज जनरली गॉस लॉ। और ये रिजल्ट क्या है गॉस लॉ है। इस रिजल्ट को थोड़ा सा ऊपर हम लिख देते हैं कि हो सकता है आप लोगों को ये चीजें नीचे न दिख रही हो। मीन्स जो रिजल्ट मिला हमें वो क्या मिला फाई इक्वल टू Q अपॉन ε0। और ये रिजल्ट जो है क्या बताता है गॉस लॉ के बारे में बताता है। जो स्टेटमेंट अभी जस्ट मैंने लिखा था वो क्या लिखा था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय एनी क्लोज सरफेस is just equal to 1/ε0 times of the total charge enclosed by that surface। अब देख रहे हो कि Q का क्या है 1/ε0 टाइम्स है ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट। अब देखिए यहां से ये जो टर्म है इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है, एक चीज तो क्लियर हो रही है कि इफ Q इक्वल टू 0 फाई इक्वल टू 0, अगर Q 0 होता है तो फाई 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर क्लोज्ड सरफेस है और क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उस केस में फाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। इस चीज को देखिए, सपोज कर लिया गया कि एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है और ये सिलेंडर है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है ई में, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब देख रहे हो कि इसके 3 सरफेस है, एक तो सर्कुलर सरफेस फर्स्ट, दूसरा सर्कुलर सरफेस सेकेंड जो क्रॉस सेक्शनल एंड है, और तीसरा कर्व्ड सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस आपको मिल रहा है वो तीसरा सरफेस है। क्लियर। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इसकी अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर आपको इधर ही मिलेगा। ठीक है, ई की अगर बात करेंगे तो ई की डायरेक्शन भी यही है। एरिया वेक्टर की इसकी बात करेंगे तो ए इधर मिलेगा और ई की अगर बात करेंगे तो इस ई के जस्ट ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और इस पर अगर बात करेंगे तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड मिलेगा, जो एरिया वेक्टर ई के जनरली क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम बात करें फाई टोटल की। फाई टोटल की अगर बात करते हैं तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल होगा। फाई 1 की अगर बात करेंगे तो ये है क्या ई डॉट डी एस, या ई ए ले लेते हैं। अगर एरिया हम ले रहे हैं तो इसको हम क्या ले लिए ई ए ले लिए। और इस फाई 2 को अगर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो क्या ये माइनस ई ए आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो माइनस टर्म हमने यूज कर दिया। और फाई 3 की अगर बात कर रहे होंगे तो ई डॉट ए में देखते हो जब ई ए कॉस थीटा होता है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, यहाँ पे आप देख रहे हो 90 डिग्री है, तो ये फाई 3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे
मीन्स टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर वो कोई चार्ज कंटेन नहीं कर रहा है अंदर, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका कि इससे जो पहली चीज निकल के आई कि अगर Q इक्वल टू 0 होता है तो फाई इक्वल टू 0 होगा। उस चीज का जनरली क्या था, एक प्रूफ था। ठीक है। अब देखिए, जब ये गॉस लॉ आया, गॉस लॉ जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए, जब ये चीज़ें साइंस में इंक्लूड की गई, तो इस गॉस लॉ से 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरेट हुए जिसको हम लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉइंट्स न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगे और अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब इसका एप्लीकेशन बताया जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सम पॉइंट टू रिमेंबर, सम पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों को याद करना जरूरी है और याद रखना भी चाहिए। पहली चीज, गॉस लॉ एप्लीकेबल फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ जो है किसी भी क्लोज्ड सरफेस पे एप्लीकेबल है, नो मैटर फॉर द शेप और साइज, शेप और साइज। गॉस लॉ को हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि उस क्लोज जो सरफेस है उसकी शेप क्या है और साइज क्या है। ठीक है। दूसरा टर्म, दूसरे टर्म के लिए एक्सप्रेशन लेते हैं जो आपका गॉस लॉ में मिल रहा है। गॉस लॉ में क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है, E डॉट ds is equal to Q upon epsilon naught which is equal to phi। ये टर्म मिल रहा है। अब देखिए, यहां पे जो Q है वो Q का है, क्या है, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय सरफेस, इंक्लोज्ड बाय सरफेस। वो सरफेस के द्वारा जो टोटल चार्ज इंक्लोज किया गया है वो सरफेस है, चार्ज है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। ठीक है। एंड ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लीजिए कि बाहर भी चार्ज हो और अंदर भी चार्ज हो, तो आप समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाहर की वजह से जनरेट हो रहा है और अंदर की वजह से जनरेट होगा, उन सबको क्या, सबका क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकल के आएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द सरफेस consider for application, the surface consider for application is known as Gaussian surface। उसको हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहोगे और इसको याद रखोगे। मीन्स एप्लीकेशन में हम एक हाइपोथेटिकल सरफेस डेवलप करेंगे जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो इन 3 पॉइंट्स को आप लोग याद करके रखोगे और कल हम लोग फिर इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे और गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे जो काफी